विचिस यानी कि चुड़ैल, जो कि धरती में बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ये विचिस कभी कभी इंसानों की हेल्प करती है और अपना मन करे तो शराब भी दे देती है। और ठीक ऐसा ही हुआ था हमारे मेन कैरेक्टर गाइडू के साथ। वो रियल लाइफ में एक अच्छा दानव था, लेकिन एक विच के शराब की वजह से वो अभी एक लड़की में बदल गई है और अपनी बॉडी को रिक्लेम करने के लिए वो अपने पार्टनर के साथ उस विच को हर जगह ढूंढ रही है। तो भाई लोग, कहानी की शुरुआत हम एक ट्रेन से करते हैं, जहाँ पर गाइडू अपने साथ ही आसफ के साथ एक दूसरी सिटी में उस विच को ढूंढने निकल पड़े थे। वो लोग पहले ही एक सिटी के अंदर एक सैंडविच की शॉप में जाता है और ऐसा उस दुकानदार से पूछता है, अच्छा तो यहाँ पे कोई विच है क्या? इससे वो दुकानदार बोलते हैं, विच? इसके बारे में तो ये लड़की तुम्हें और भी डिटेल्स में बता पाएगी। विच का नाम सुनते ही वो लड़की आसफ को बोलती है, लेकिन तुम्हें विच की क्या जरूरत है? पास में से गाइडू बोलती है, ये लड़की ज्यादा सवाल मत पूछ, सिर्फ बताओ कि विच कहाँ मिलेगा। तब आसफ बोलता है, गाइडू थोड़ा सा शांत से सुनो लड़की, असल में विच के साथ हमारा थोड़ा सा बिजनेस के रिलेटेड काम है। हम लकी है कि हम पहले ही तुमको मिल गए जो कि इस विच के बारे में जानती है। इस पर वो लड़की बोलती है, अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उस विच को तो शहर में सभी लोग जानते हैं। इससे आसफ बोलता है, हैं? विच को सभी लोग जानते हैं? कि तभी अचानक उस जगह का सारे शीशे टूट जाते हैं क्योंकि बाहरी में बहुत ही बड़ा शार्क मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। गाइडू बाहर जाके देखता है तो सभी पुलिस ऑफिसर उस पर फायर कर रहा है। मन ही मन उसे लग रहा था कि शायद ये एक विच होगा कि तभी पीछे से वो लड़की बोलती है, अरे नहीं, ये तो एक मॉन्स्टर है, हमारी लेडी विच आ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे वो लेडी विच आ जाती है और उस शार्क मॉन्स्टर के पास जाके अपनी पावर की मदद से एक बॉल बनाती है और उस शार्क मॉन्स्टर के एकदम से ही मुंह में फेंकती है और तभी के तभी वो शार्क मॉन्स्टर सभी के सामने विनाश हो जाता है। तब वो छोटी सी लड़की बोलती है कि ये देखो, ये है हमारी सिटी का हीरो। आसफ बोलता है कि एक चुड़ैल और वो भी हीरो, पर ये तो हीरोइन होगी। इस पर वो लड़की बोलती है कि जो भी हो, लेकिन मैं उसे मिस्ट्रेस बुलाती हूँ। इधर सभी लोगों के साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर भी उस लेडी विच को बधाई देता है। इधर आसफ गाइडू को बोलता है कि चिंता मत करो, जल्दी ही हमारा मिशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उस बात को सुनने के लिए गाइडू तो वहाँ पे नहीं था, वो सीधा जाके उस लेडी विच पे अटैक कर देती है। तब गाइडू बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन उसके अटैक को लेडी विच अचानक से डॉज कर लेती है और अपनी पावर से गाइडू को रस्सी से बांध देती है और तब पुलिस भी आके उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ पर जादूगर आसफ आ जाता है। वो गाइडू को बोलता है, गाइडू हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। गाइडू बोलती है कि नहीं, ये विच मेरे सामने है, मैं तो इसको खत्म करके ही जाऊंगा। लेकिन आसफ तो उसकी कोई भी बात को ना सुनते हुए उस लेडी विच को बोलता है, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हम लोग जरूर मिलेंगे। आज से 400 साल पहले इस सिटी को एक कमजोर विच ने शराब दे दिया था, लेकिन इस शराब को किसी तरीके से सील करके उस लेडी विच को खत्म कर दिया गया था। और उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो दोनों दोपहर के बाद उसके महल के सामने आते हैं। उस महल को देखने के समय कुछ बच्चे भी वहाँ पे आ जाते हैं और उन बच्चों से आसफ को पता लगता है कि इसी महल में उनका हीरो लेडी विच भी रहती है। कि तभी गेट पे सुबह का वो छोटी लड़की आ जाती है। वो उन सभी को अंदर घुसा कर उन दोनों को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। लेकिन गाइडू उस लड़की को बोलता है, ये लड़की तुम गलती कर रही हो, उस चुड़ैल पर विश्वास मत करो। वो लड़की बोलती है कि पहले की एक बुरी विच की वजह से हमारी मिस्ट्रेस को बुरे इल्जाम लगाना बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से, हमारी आज की एनिवर्सरी पार्टी को खराब मत करो। आसफ बोलता है, एनिवर्सरी? पर किसका एनिवर्सरी? वो लड़की बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, मिस्टर्स के पास जाने के बाद ही हमें पता चलेगा। ऐसा बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आसफ बोलता है कि गाइडू, अनफॉर्चुनेटली मुझे एक चीज के बारे में रिसर्च करना है, तो अभी के अभी हमें होटल में वापस जाना पड़ेगा। तब होटल में वापस आते ही गाइडू अपना खाना खा रही थी और आसफ को अपने रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि आज के दिन वो 400 साल पहले उस विच के शराब को कुछ मैजिकल पावर से सील किया गया था और लगता है कि इसी विच के साथ उस विच का कुछ कनेक्शन है। तब तो जरूर उस महल में कुछ बवाल होने वाला है। गाइडू जल्दी से मिशन के लिए तैयार हो जाओ, हमें उस महल पे जाना पड़ेगा। ये सुनकर तो गाइडू बहुत ही खुश हो जाती है। इधर वो छोटी लड़की सब कुछ उस लेडी विच को बता देती है, मिस्ट्रेस वो दोनों फिर से हमारे महल के बाहर आए थे और आपके बारे में बुरा भला बोल रहे थे। ये बात वो चुड़ैल सुनने के बाद उस जगह पे पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद उस शॉप वाली लड़की को होश आती है। वो अपनी आंखें खोल के देखता है कि हर जगह तो लाश ही लाश था और उसके अपने हाथ पैर भी कटे हुए थे। ये देखकर वो चिल्लाकर मिस्ट्रेस को बोलती है, मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस ये क्या हो रहा है हमारे साथ? और वो लेडी बोलती है कि चिंता
ऐसा मत करो, तुम लोग तो मेरे लिए चापी हो। आज से 400 साल पहले जो कमजोर विच को मार दिया गया था, असल में वो मेरी दादी थी, और दादी का उस दिन का सील को तोड़ने के लिए तुम लोगों की आत्मा मुझे बहुत काम आएगी। मेरी दादी निर्दोष थी, क्योंकि उस दिन आग लगने की वजह असल में कोई भी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी मेरी दादी को विच होने के नाते सभी के सामने मार दिया गया। अब तुम ही बताओ, क्या ये सही हुआ है या फिर गलत? अभी मैं तुम लोगों का एक एक का सोल की मदद से मेरी दादी का सील को खोलूंगी। नहीं नहीं मिस्ट्रेस, ऐसा मत करो। तब वो लेडीज उसके सामने एक लड़की को जान से मार देता है, जिससे कि उसकी दादी का एक सील टूट जाती है और पूरे शहर में आग लग जाता है। ये देखकर वो लेडी विच तो बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गाइडू छत के ऊपर से आके उस लेडी विच पे अटैक कर देती है, लेकिन विच एक ही झटके से गाइडू को दूर एक पेड़ में चिपका देती है। लेकिन गाइडू फिर से उठ के उसके ऊपर अटैक करने आती है और उसे भी अपनी पावर से उसे दूर फेंक देती है, और इधर उल्टा सबके ऊपर भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करती है। आसफ तो अपनी शील्ड की मदद से उसकी पावर को आसानी से डॉज कर लेता है और सभी को साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करता है। वो छोटी लड़की बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो मिस्ट्रेस, हम तो आपके साथ अच्छे दिन गुजारते थे, हम सभी के सामने आपकी दादी के सच को पेश करेंगे। ये लेडी विच तो अभी बहुत ही खतरनाक हो गई थी। इधर बहुत ही जख्मी होने के बाद भी गाइडू अपने पैरों पर खड़ी होती है और उस लेडी विच को बोलती है, ये देख चुड़ैल, तेरी वजह से ये हुआ है। असल में कोई भी विच किसी को कर्स यानी कि शराब दे देता है तो उसका कंडीशन कुछ इस तरीके का हो जाता है, और हमारा गाइडू भी एक पहले अच्छा दानव था और एक विच के कर्स की वजह से उसका ये हालत हुआ है, और इसकी वजह से गाइडू हर एक विचिस को बहुत ही नफरत करती है। ये देख के विच बोलता है, तो अच्छा तुम्हें एक विच का कर्स मिला है, लेकिन इस कर्स को हराने के लिए तुम्हें प्रिंस यानी कि राजकुमार को किस करना पड़ेगा, और नहीं तो जिस विच से तुम्हें ये कर्स मिला है उसका मूड बदलना पड़ेगा। गाइडू तो गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक करने आती है, लेकिन विच अपनी पावर से उसका कुछ इस तरीके से हालत कर देता है, लेकिन गाइडू तो उसका गला पकड़ के किस कर देती है। तब आसफ उस लेडी विच को बोलता है, तुम अगर वो विच नहीं हुआ तो क्या हुआ? गाइडू अगर किसी विच को एक बार के लिए किस करती है तो उसका कर्स कुछ देर के लिए टेम्पररी गायब हो जाता है। तभी किस करने के बाद ही गाइडू का सोल बाहर निकल कर उस कॉफिन के अंदर चला जाता है, और इसके बाद ही गाइडू असली फॉर्म में बाहर निकलता है। ये देखकर तो वो लेडी विच काफी शॉक्ड हो जाती है, और विच गाइडू के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन उसके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद वो अपने सबसे खतरनाक स्पेल को यूज करती है, जिसमें महल में आग लगकर हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है, और उस धुएं के अंदर से ही गाइडू उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कस के जोरदार सा पंच मारता है, जिससे वो दूर जाके टकरा कर एकदम से फिनिश हो जाता है। और इधर गाइडू भी अपने पिछले फॉर्म में वापस आ गई थी। इसके बाद ही वहाँ का सीन चेंज हो जाता है और सब देखते हैं कि शहर में तो आग तो बुझ ही गया था। वो गाइडू को बोलता है कि परमानेंटली कर्स को हटाने के लिए तुम्हें उस विच को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के जमाने में राजकुमार को ढूंढना बहुत ही कठिन है। और इसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे शहर में एक नया विच को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। असल में भाई लोग गाइडू और आसफ एक मैजिकल एसोसिएशन में काम करते हैं। वो लोग किसी भी टाइप के मैजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और उसमें विच का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगले दिन उन दोनों को एक अलग शहर में काम मिलता है। गाइडू पूछती है कि यहाँ पे कोई विच है क्या? आसफ बोलता है कि लगता तो नहीं है, लेकिन चलो फिर भी देखते हैं। इसके बाद ही उन दोनों के सामने एक आदमी आते हैं। आसफ बोलता है कि बताओ तो क्या काम है? वो आदमी बोलता है कि ठीक है, तो ये बात किसी को बताना नहीं। असल में हमारे मास्टर का चीजों को कलेक्ट करने का बहुत ही शौक है, और उसी कलेक्शन में हमारा एक चीज म्यूजियम से भाग गया है। आसफ बोलता है कि भाग गया है मतलब कि कोई क्रिएचर है क्या? वो आदमी बोलता है कि हाँ, और उसकी वजह से ही सभी लोग बहुत ही परेशान है। तब गाइडू और आसफ वहाँ जाके देखते हैं कि ये तो एक बहुत ही बड़ा मैजिकल क्रिएचर है जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो आदमी बोलता है कि जादूगर, तुम्हें इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हुए इसे पकड़ना होगा। इधर से गाइडू बोलती है कि मैं रेस्ट लेती हूँ, मुझे बस विचिस से मतलब है, ये काम तुम्हारा अकेला है तो तुम अकेले ही निपटो। इसके बाद आसफ अपनी मैजिक पावर से अपने हाथ को पानी के अंदर डालता है और उसी पानी को अपने वश में कर उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे आसानी से डॉज करके उल्टा आसफ पे ही अटैक कर देता है। लेकिन इस बार आसफ एक दूसरा चाल चलता है। वो पानी को लेकर उसके मुंह पे दे देता है और वो सांसें नहीं ले पाने से वहीं पर बेहोश गिरता है, और अब आसफ का काम भी फिनिश हो जाता है। इसके बाद उस जगह के मास्टर आसफ को धन्यवाद बोलते हैं। वो मास्टर बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आप लोग हर तरीके का काम करते हैं, जिस पर आसफ बोलता है कि नहीं, हम लोग सिर्फ मैजिकल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते हैं, और उसमें विच का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट पे खाना पीना करते हैं। आसफ यहाँ
अपने वाइन के गिलास को घुमा रहा था और गाइडू तो विच के बारे में ही सोच रही थी। आसफ बोलता है कि काम करने के बाद रिलैक्स करने का अलग ही मजा है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? इससे गाइडू गुस्सा होकर बोलता है कि बकवास बंद करो, मैं ये एसोसिएशन क्यों ज्वाइन किया हूँ। आसफ बोलता है कि मुझको याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरा ये अच्छे वाइन को गिरा दिया। इस पर गाइडू बोलता है कि बकवास बंद, मुझे विच चाहिए अभी के अभी। आसफ बोलता है कि अपने काम को ध्यान से करो, ये विच कोई पेड़ में उगता नहीं कि मैं तुम्हें जब चाय दे दूं, तो अपने पेशेंस को अपने अंदर पकड़ के रखो। दोबारा वाइन लेते ही वेटर वहाँ पे एक चिट्ठी को लेके आता है। असल में उन दोनों को चिट्ठी के जरिए एसोसिएशन से एक नया केस मिलता है। गाइडू पूछती है कि ये क्या ये विच का केस है? आसफ बोलता है कि रुक तो जाओ, मुझे जरा इस रिंग से इसे खोलने तो दो। चिट्ठी खोल के आसफ देखता है, गाइडू तैयार हो जाओ, हमें एक नया केस मिला है। गाइडू को लग रहा था कि ये एक विच का केस है। फिर सीन शिफ्ट होके वो लोग एक बूढ़ी औरत के घर के सामने जाती है। वो बूढ़ी औरत उन दोनों को देखते ही बोलती है, तुम दोनों आ गए, ये देखो ना, मैं इस मैजिकल बॉक्स को खोल नहीं पा रही हूँ। और आसफ एक ही झटके में उस बॉक्स को खोल के वहाँ से निकल पड़ते हैं। गाइडू बोलती है कि हो क्या, लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि ये कोई विच का काम है। आसफ बोलता है कि हर समय विच का काम मिलेगा, ये तो नहीं हो सकता है ना। ये सुनकर गाइडू गुस्सा होकर बोलता है, जिस दिन मेरा कर्ज मेरे ऊपर से हट जाएगा उस दिन पहले मैं तुमको ही खत्म कर दूंगा। तब ये सुनकर आसफ बोलता है कि सुन के खुशी हुई। इसके बाद वो दोनों इवनिंग में थोड़ा सा वक्त बिताते हैं। उस समय आसफ बोलता है कि अपने गुस्से में थोड़ा कंट्रोल करना सीखो, तुम्हारी बॉडी को फिर से रिक्लेम करने के लिए वक्त तो लगेगा ही। इसके बाद वेटर फिर से एक चिट्ठी ले आती है। गाइडू मनी मन सोच रहा था कि फिर से एक घटिया केस, लेकिन इसमें आसफ बोलता है कि गाइडू तुम्हें तो इसमें खुश होना चाहिए, क्योंकि ये चिट्ठी ब्लैक कलर में आया है और ब्लैक कलर का मतलब विच का केस। फ्रेश का कैटल हाइडन में एक विच लगातार मर्डर ही करते जा रहा है। गाइडू लेटर को छीनने के बाद पढ़ते ही खुश हो जाती है और आसफ बोलता है कि जल्दी से तैयारी कर लो, हमें जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, हमारे हाथ में वक्त बहुत ही कम है। इसके बाद हम लोग हाइडन सिटी में आज की रात को देखते हैं। उसी शहर की गलियों से एक लड़की घर जा रही थी। घर जाते समय वो कुछ कौवों को भी नोटिस करती है। लड़की को तो ये सब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो लड़की जब सामने आगे जाते पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, लेकिन जब वो सामने देखती है तो उसे एक विच पकड़ लेता है और उसके शरीर के अंदर हाथ घुसाकर उसे मार देता है। ये मौत तो उस लड़की के लिए बहुत ही दर्दनाक था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। वो विच पिछली रात उस पुलिस ऑफिसर के दोनों बेटे को मार के उसके घर को भी जला दिया था और आज भी वो विच तीनों लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। और इसी चीज का तलाशी करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर उसी जगह पे गया है, लेकिन उसका पास का साथी बोलता है, सॉरी ऑफिसर, आज भी ये हमारे चंगुल से बच गया। कीरा मन में सोच रही थी कि एक विच तो इतना तड़पा कर किसी को नहीं मारेगा, ये विच हो या फिर इंसान, हमें इसको तो ढूंढना ही पड़ेगा। सीरियल किलिंग के साथ ही साथ ये विच हर जगह तबाही मचा के रखा हुआ है। उसका साथी कीरा को बोलता है कि तुम तो इस सिटी का ओनली वन जादूगर हो, अगर तुम्हारे अंदर पावर का कोई कमी है तो तुम मेयर के साथ बात कर सकते हो। और एक बात सुनती जाओ, अकेले अकेले कोई भी डिसीजन मत लेना, ये बात मानोगी तो तुम्हारा खुद का ही भला है। कीरा बोलती है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। भाई लोग, ये कीरा इस शहर का ओनली वन जादूगर है और वो विच अगर इसे ही कुछ कर दिया तो इस शहर को बचाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक बात, कीरा का पावर इतना भी पावरफुल नहीं है। रास्ते से कीरा जाते जाते आसफ सिगरेट पी रहा था और गाइडू को बोल रहा था कि हम लोग लेट हो गए हैं, क्योंकि हमारे आने से पहले ही उस विच की वजह से 32 लोगों की मौत हो गई है और उसमें पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है। विच का नाम सुनते ही कीरा रुक जाती है, कौन हो तुम दोनों और इस कॉफिन में क्या है? आसफ बोलता है कि रिलैक्स, पैनिक करना बंद करो, हम दोनों तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तो उल्टा तुम्हारा मदद करने के लिए आए हैं। कीरा बोलती है कि मदद, कैसी मदद? आसफ बोलता है कि हम लोग मैजिकल एसोसिएशन से आए हैं और उस एसोसिएशन में विचेस के साथ ही साथ हर एक तरीके का मैजिकल प्रॉब्लम सॉल्व भी किया जाता है। ये सुनने के बाद ही वो ऑफिसर बिना कुछ बोले उन दोनों को एक होटल रोजा में ले जाती है। वो अपने कार्ड को दिखाकर अंदर आती है और वेटर को बोलता है कि हमें एक साउंड प्रूफ कैबिन चाहिए। कैबिन में आने के बाद आसफ बोलता है, हम लोग का खाने आने का थोड़ा सा वेट कर लो, हम लोग खाना खाते खाते ही बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, तब तक तो तुम्हारा कॉफिन भी आ जाएगा। खाना आने के बाद आसफ बोलता है तो फिर तुम शुरू करो, लेकिन कीरा बोलता है कि नहीं, तुम दोनों की बातों को प्रॉपरली समझकर ही मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगी, इसीलिए तुम ही पहले शुरू करो। ये सुनकर आसफ बोलता है, ठीक है, हम लोग तो बहुत ही देर कर दिए, हमारे यहाँ आने से पहले ही इतना सारा मर्डर हो गया है, लेकिन और नहीं, हमें उस विच को रोकना ही पड़ेगा। तुम तो इस शहर का ओनली वन जादूगर हो और इस केस का इंचार्ज होने के नाते तुम इसके बारे में सब कुछ
कुछ ही जानते हो। गाइडू गुस्सा होकर बोलता है, ऑफिसर हमें जल्दी से उस विच के बारे में बता दो। कीरा बोलती है कि तुम इस विच के बारे में इतना ऑब्सेस क्यों हो। आसफ बोलता है कि गाइडू शांत बैठो, हाँ असल में ये तो बहुत ही सीरियल किलिंग कर रहा है ना, इसीलिए गाइडू अपने हाथों से इसे पहले ही फिनिश कर देगी। ऑफिसर ये बात को समझ जाती है और बोलती है कि मुझसे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है, तो सच सच बताओ कि क्या बवाल है, और तुम्हारी बातें सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो रही है। आसफ बोलता है कि तुम तो बहुत चालाक हो। फिर वो बोलता है, तो सुनो, मेरी फ्रेंड को एक विच ने कर्ज दे दिया है और उस कर्ज को हटाने के लिए हमें उस विच को खत्म करना पड़ेगा, और तुम्हारे शहर का विच शायद से ये कर्ज वाला विच हो सकता है। कीरा बोलती है, अच्छा तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। आसफ बोलता है कि अब ये मत बोलना कि ये भी झूठ है। कीरा बोलती है कि नहीं नहीं मैं तुम पे विश्वास कर चुकी हूँ। गाइडू बोलती है, तो बताओ उस विच के बारे में। कीरा बोलती है कि आज के लिए बस इतना ही, हम लोग आज से पार्टनर बन गए हैं, हम कल फिर से 9 बजे इसी रेस्टोरेंट पे मिलेंगे। गाइडू बोलती है कि ये खुद कुछ ना बोलते हुए हमारे बारे में सब कुछ जान के चली गई। इस तरफ विच शहर में फिर से एक लड़की को पकड़ लिया है और उसके शरीर में हाथ को घुसाकर फिर से उसे एक दर्दनाक मौत दे देती है। ये विच तो वाकई में बहुत ही खतरनाक थी। इसके बाद अगले दिन फिर से उन्हें एक मर्डर केस के बारे में जानकारी मिलता है। वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं, तब गाइडू उस घर के दरवाजे को तोड़ देती है। वो तीनों अंदर जाके देखते हैं कि उस जगह पे तो एक लाश पड़ा था। उस विच ने फिर से एक और मर्डर कर दिया। ये सब मर्डर्स को देखते हुए पुलिस ऑफिसर तो बहुत ही परेशान हो जाती है। ये विच असल में चाहती क्या है? क्या ऐसे बार बार आम इंसानों को ऐसे बेरहमी से मारना क्या ठीक हो रहा है? ये लगता है कि हमारे साथ गेम खेल रहा है। इसके बाद ही कीरा को एक साथी का कॉल आता है। उस विच ने एक और दूसरी जगह पे एक मर्डर कर दिया है। कीरा सोच रही थी कि ये तो चलते ही जा रहा है, अगर ऐसा ही होने लगा तो ये शहर तो पूरा खाली ही हो जाएगा। इसके बाद कीरा गाड़ी से उस मर्डर केस के पास जाती है। गाड़ी में आसफ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक विच है, क्योंकि एक विच का काम सिर्फ मर्डर करना ही नहीं बल्कि लोगों की हेल्प करना भी होता है, और इस विच के केस में मुझे दाल में थोड़ा सा काला लग रहा है। मुझे लगता है कि ये एक ह्यूमन है और किसी तरह की सुपर पावर का यूज करके एक विच होने का नाटक कर रहा है। ये सुनते ही गाइडू तो पीछे से गुस्सा होके उसकी सीट पे लात मारने लगती है, क्योंकि अगर ये विच नहीं होगा तो गाइडू को फिर से एक विच को ढूंढना पड़ेगा, और अगर ये विच होगा तो ये वही विच होगा, उसका क्या गारंटी है। आसफ बोलता है कि हमें उतार दो ऑफिसर, हम लोग सिर्फ विच के केस में शामिल है, मर्डर के केस में नहीं। कीरा बोलती है कि तुम दोनों अपना ख्याल रखना, और ऐसा बोलते ही वो वहाँ से चली जाती है। ऑफिसर के जाने के बाद ही गाइडू को एक चीज महसूस होती है, आसफ हमारे सामने ही कोई है तो तैयार रहो। आसफ बोलता है कि क्या बकवास बोल रही हो, मैं तो मेरे साथ कॉफिन भी नहीं लाया हूँ। कि तभी उस जगह पे हर कुछ धुआं ही धुआं हो जाता है, लेकिन गाइडू तो उस जगह पे रश कर देती है। लेकिन तभी आसफ देखता है सामने उस विच को, और उसके पीछे से ही गाइडू हमला करने आती है, लेकिन वो विच तो एक ही पल में गायब हो जाती है। आसफ बोलता है कि ये तो भागने में बहुत ही माहिर है और इसका स्पीड भी बहुत ही लाजवाब है। ऊपर से गिरने की वजह से गाइडू को थोड़ा सा चोट आ गया था। गाइडू बोलती है कि हम लोग जब से उस लेडी के साथ हैं तब से ही मुझे लग रहा था कि हमारे बीच में कोई है और हमें नोटिस कर रहा है और हमें फॉलो भी कर रहा है, और ऑफिसर के जाने के बाद ही वो विच हमारे ऊपर अटैक कर दिया। लगता है उस ऑफिसर के साथ उस विच का कोई कनेक्शन है। ये सुनते ही आसफ गाइडू को लेकर सीधा उस ऑफिसर के सामने जाता है। ऑफिसर तो गाइडू को आसफ के साथ देखकर बहुत ही चौंक जाती है। गाइडू का ऐसा हालत कैसे हुआ? उस विच के साथ क्या तुम लोगों का थोड़ा सा हादसा हो गया? आसफ बोलता है कि छोटा मोटा तो हुआ है, लेकिन वो हमारे चंगुल से बच गया। वो भागने में बहुत ही माहिर है, लेकिन हमारे अंदर एक क्वेश्चन है कि आपके साथ उस विच का क्या कनेक्शन है। ये सुनते ही ऑफिसर बोलती है कि कनेक्शन? कैसा कनेक्शन? क्योंकि ठीक हम लोगों के जाने के बाद ही वो विच हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। इसमें ऑफिसर बोलता है कि मुझे कैसे मालूम, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है मेरी कहानी से भी थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, क्योंकि उस विच ने सिर्फ एक दिन सिर्फ मेरे ही घर को सबके सामने जला दिया और मेरे दोनों बेटों को भी मार दिया और साथ ही साथ मेरे बॉयफ्रेंड को भी कुचल दिया। उस दिन का हादसा मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी। उसी दिन से मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि उस विच ने हर समय मेरे ही अपनों को मार दिया है, और अब मुझे भी लग रहा है कि उस विच का मेरे साथ ही कुछ कनेक्शन है। शायद उसका नेक्स्ट टारगेट अभी तुम दोनों हो, क्योंकि उसे 100% पता है कि उसका केस हम तीनों ही हैंडल कर रही है। अगर ये सच होगा तो हमें उसे जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम लोगों के साथ ही साथ सभी को एक एक करके खत्म कर देगा। इस तरफ गाइडू उस विच को खत्म करने के लिए थोड़ा सा कसरत कर रही थी और साथ ही साथ उन दोनों की बातों को भी ध्यान दे रही थी। इसके बाद एक एम्प्लॉय कीरा को बोलता है, ऑफिसर वो विच हमारे लिए एक वार्निंग भेजी है, वो 3 दिन में ही हमारे पास वाले स्टेशन में आ रही है। इससे आसफ बोलता है कि गुड न्यूज, इसका मतलब वो वहाँ पे किसी को मारने वाली है। कीरा बोलती है, क्या मैं तुम पे इस पर भरोसा कर सकती हूँ? इस पर गाइडू बोलता है कि हाँ जरूर, अब मैं तुमको
सिखाऊंगा कि बदले को कैसे स्वीट तरीके से लिया जाता है। आसफ बोलता है कि मैं उस विच पे एक एक्सपेरिमेंट करूंगा जिससे हमें पता चलेगा कि क्या वो कोई विच है या फिर ह्यूमन। 3 दिन के बाद वो सभी एक साथ स्टेशन पर वेट कर रहे हैं। यहाँ ऑफिसर बैठ के अपने मैजिकल स्पेल्स को लिख रही थी। उसे पता नहीं था कि विच के लिए क्या स्पेल होगा। उसका बस एक ही टेंशन था कि उस विच का गायब होने वाले स्पेल को लेके। सिर्फ इस चीज की वजह से ही उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इधर गाइडू तो बहुत ही गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो विच आने में बहुत ही लेट है। मेरे अंदर का सारा खाना पच गया लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। इसके बाद ही कीरा गाइडू के पास आती है। गाइडू, तुम्हारा तबीयत कैसी है? तुम्हारे अंदर उस विच को खत्म करने के लिए क्या प्लान बना रही हो? इस पर गाइडू बोलती है कि चुपचाप बैठो और देखती जाओ कि मैं क्या क्या करती हूँ। आसफ बोलता है कि गाइडू, सब कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ भी गड़बड़ मत करना, नहीं तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। कि तभी गाइडू उस विच को नोटिस करता है जो कि स्टेशन के एकदम से ऊपर था। सभी लोग उस विच पे अपनी अपनी गन पॉइंट करते हैं लेकिन वो विच एक ही पल में धमाका करके सब कुछ फिर से धुआं धुआं कर देती है। हर जगह वो पर्पल धुआं फैल गया था। गाइडू बोलती है कि सब लोग सावधान, वो विच फिर से अपना पुराना खेल खेल रही है। आसफ बोलता है कि ये विच इस धुएं के अंदर से कुछ भी कर सकता है तो सभी लोग तैयार रहना। लेकिन वो विच सामने का तीनों पुलिस ऑफिसर को मारकर गायब हो जाती है। इस बार गाइडू को भी कुछ भी चोट नहीं लगा है। कीरा बोलती है कि शुक्र है कि ज्यादा लोगों का खून नहीं हुआ है लेकिन वो फिर से हमारे चंगुल से बच गया। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हम लोग उसको कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। आसफ बोलता है कि चिंता मत करो, मैं उस विच को ऑलरेडी ढूंढ चुका हूँ। तब कीरा बोलती है क्या, लेकिन कैसे? आसफ थोड़ा सा मुस्कुरा के ऊपर देखता है। वो देखो ऊपर जो कौवे घूम रहे हैं ना, वो मेरे ही फैमिलियर्स हैं और वो खुले आसमान से जो कुछ भी देख पाते हैं मैं एक ही आंख बंद करके सब कुछ देख सकता हूँ। इसकी वजह से ही मैं उस विच को ढूंढने में सफल हुआ हूँ। तो चलो अभी उस विच का दर्शन ले आते हैं। इसके बाद वो सभी विच के घर में जाते हैं। अंदर घुसते ही वो लोग विच का कॉस्ट्यूम देखते हैं और एक पुलिस ऑफिसर के अंदर जाते ही एक लड़का तभी के तभी उसको खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसके पीछे से गाइडू अटैक करती है पर एक और लड़का उसे दूर गिरा देता है। आसफ गाइडू को बोलता है कि गाइडू, मैं तुम्हें कितनी बार मना किया हूँ कि अकेले अकेले फाइटिंग करने मत जाओ। लेकिन गाइडू बोलता है कि आसफ वहाँ पे दो हैं। कि तभी वहाँ पे दोनों लड़के आ जाते हैं जो कि वाकई में विच नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पे ऑफिसर कीरा भी आ जाती है। कीरा तो उन दोनों को देखते ही शॉक्ड हो जाती है। साल्क, लोरम, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोग अभी भी जिंदा हो? अब ये मत कह देना कि तुम लोग ही वो शैतान थे। कीरा बोलती है कि ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। मैंने तो सोचा था कि ये लोग पिछली रात मर गए थे लेकिन ये लोग तो शैतान बन गए। आसफ बोलता है कि देखो उन दोनों के हाथ में क्या है, ग्रीमोर और साइलेंट वैली का दोनों वॉल्यूम जो कि उन दोनों की पावर्स का असली राज था। ग्रीमोर का पहला वॉल्यूम सभी स्पेल को कास्ट करके सभी लोगों को मारने में हेल्प करता है और ये दूसरा किताब उन लोगों को टेलीपोर्ट करने में मदद करता था लेकिन इसका रेंज सिर्फ 2.5 किलोमीटर के अंदर ही है और इसकी वजह से ही मेरा फैमिलियर्स इसको आसानी से पकड़ लिया। हीरा बोलती है कि तुम लोगों को ये किताब कहाँ से मिला? वो दोनों जवाब देते हैं कि ये तुम्हारे डेस्क से ही मिला है तो तुम्हारा कोई हक नहीं कि हमें पनिश करना। सब कुछ तो तुम्हारी ही गलती है कि हम लोग ऐसे बन गए हैं। अगर हम लोग दिन में 10 लोगों को ना मारे तो ये किताब हम लोगों को मार देगा और इसीलिए हम लोग ऐसा शैतान का रूप ले लिए। कीरा बोलती है कि तुम रॉबिन यानी कि मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों मार दिया? वो तो तुम लोगों को प्यार करने के साथ ही साथ तुम्हारी बहुत केयर भी करता था। लॉरेन बोलता है कि हम लोग कोई भी सवाल का आंसर नहीं देंगे और हम लोग इस शहर में ऐसे ही तबाही मचाते जाएंगे। गाइडू बोलता है कि तुम लोगों को इंसानों को मारने में बहुत मजा आता है ना? लेकिन तभी एक लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। तब आसफ बोलता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम लोग अभी हमसे जीत नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोग ग्रीमोर के खून वाले टास्क को कंप्लीट नहीं किए हो। ये सुनकर वो दोनों बोलते हैं कि गलत, हम लोग सुबह 7 खून पहले ही कर दिए थे और बाकी का 3 खून हम लोगों ने स्टेशन पे किया था। आसफ बोलता है कि तुम लोग तो उसी जगह पे फंस गए थे क्योंकि वो तीनों जो पुलिस ऑफिसर थे वो इस घर के पहले ऑफिसर की तरह एक लेदर सैक से बने हुए थे और उसमें खून की तरह ये केमिकल था और तुम लोगों को लगा कि तुम लोग एक जिंदा इंसान को मार रहे हो। ये सुनकर शल्क बोलता है तो क्या हुआ, मैं अभी इसी किताब से तुम सभी को खत्म कर दूंगा। कि तभी गाइडू हवा में जंप करती है और अपने हाथों के पत्थर को उनकी तरफ फेंक के दोनों की किताबों को गिरा देता है और पीछे से आके उन दोनों को ही कुचल देता है। गाइडू उन दोनों को बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि तुम दोनों विच बन सको। असल में भाई लोग ये कीरा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। कीरा उन्हें बोलती है कि तुम दोनों को ऐसा करके क्या मिलता? साल्क बोलता है कि हम तो तुम्हें कभी भी मदर नहीं मानते थे क्योंकि तुम मदर बनने के लिए उम्र में बहुत ही छोटी हो। हम दोनों ही तुमसे बहुत ही प्यार करते थे और तुम्हारे आसपास कोई भी इंसान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। ये सुनकर गाइडू कीरा को बोलती है कि तुम इन दोनों को फिनिश करोगी या मैं कर दूं। कि तभी कीरा बंदूक लेके उन दोनों को ही गोली मार देती है
इसके बाद ही शहर में धीरे धीरे करके ये खबर फैल रहा था। गाइडू और आसफ इस शहर से जाने के लिए स्टेशन पे आते हैं और तभी वहाँ पे कीरा भी आ जाती है। कीरा बोलती है कि तुम लोगों के बिना मैं ये केस सॉल्व नहीं कर सकती थी, तो इसलिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आसफ बोलता है कि ये तो हमारा काम है, लेकिन हम लोग ये दोनों किताब ले जा रहे हैं, नहीं तो आगे जाकर फिर से ये घटना हो सकता है। कीरा बोलती है कि ठीक है, अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। तब आसफ बोलता है कि अगर दोबारा कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो बता देना। इस पर कीरा बोलता है कि हाँ जरूर। भाई लोग, इसके बाद ही हम स्टोरी की एक नई कहानी को शुरू करते हैं, नेक्रोमेंसी, जो कि एक जरिया है कि मरे हुए इंसानों को वापस जिंदा करने की, लेकिन इसमें पेशेंट का परमिशन भी लेना चाहिए। और ठीक ऐसा ही एक इलाज नेक्रोमेंसर कर रहा था। इधर सीन शिफ्ट होके हम आसफ और गाइडू को देखते हैं। इस बीच वो लोग एक और मैजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, इसीलिए एक लड़की उसे बहुत सारा शुक्रिया कहती है। इस पर आसफ बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है, आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमें इन्फॉर्म कर देना। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पागल आदमी चाकू लेकर दौड़ रहा था, लेकिन थोड़ा पास आते ही गाइडू उसे एक ही मुक्के में ठंडा कर देती है। आसफ बोलता है कि गाइडू उसे फिनिश मत कर देना। उस पागल आदमी के पीछे पीछे पुलिस भी आ रहा था। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को थैंक यू बोलते हैं। आसफ बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इस आदमी का चक्कर क्या है। इसमें पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि ये अनडेड पर्सन है। ये सुनकर गाइडू बोलती है अनडेड। ऑफिसर बोलते हैं कि हाँ, नेक्रोमेंसर की मदद से इसे वापिस से जिंदा किया गया था और इसकी मेंटेनेंस में काफी दिन ध्यान ना देते हुए ये आदमी पागल हो गया था। ये सुनकर आसफ बोलता है रेसरेक्शन टेक्नोलॉजी आज बहुत ही बेहतरीन हो गया है। इसका मतलब है कि कौन इंसान मर गया है और कौन जिंदा है ये पता करना बहुत ही मुश्किल है, और इस नेक्रोमेंसर टेक्नोलॉजी को हर दिन मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी बात है, नहीं तो सभी का इसी इंसान की तरह हाल होगा। लेकिन फिर भी ये केस बहुत ही रेयर है। इसमें वो दोनों पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि रेयर है, हमारे लिए तो ये चीज बहुत ही कॉमन हो चुका है, इसका मैजिकल प्रॉब्लम तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत हो चुका है। इसके बाद पीछे से वो लड़की दौड़ के आती है। वो लड़की बोलती है कि तुम लोगों का मैजिकल प्रॉब्लम है, तो आप लोग इन दोनों मैजिकल ऑपरेटर से मदद क्यों नहीं लेते। तब ऑफिसर बोलते हैं कि क्या तुम लोग मैजिकल एसोसिएशन से आए हो। इस पर आसफ बोलता है कि अगर तुम लोगों को जल्दी सॉल्यूशन चाहिए तो मेरा आंसर यस है, लेकिन यहाँ पे दुख की बात यह है कि मेरे साथ नेक्रोमेंसर यानी कि अनडेड को लेकर कोई भी स्पेशल कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं मैजिकल एसोसिएशन को बोलकर उनके सबसे अच्छे नेक्रोमेंसर स्पेशलिस्ट को बुलाकर तुम लोगों की हेल्प करवा देंगे। इसके बाद ही सीन चेंज होता है और हमें दोनों पर्सन को दिखाया जाता है। ये लड़की ही मैजिकल एसोसिएशन की सबसे अच्छी नेक्रोमेंसर स्पेशलिस्ट है और ये है उसका सर्वेंट जो कि उसका हर काम में मदद करता है। इसके बाद ही सुबह का पुलिस ऑफिसर दौड़ के उन लोगों के पास आता है। मेरा नाम है जेफ एंकर, तुम लोग क्या मैजिकल एसोसिएशन से आए हो। पर वो सर्वेंट बोलता है कि यस, ये है नेक्रोमेंसर फिनोरा क्रिस्टोफर और मैं हूँ इसका सर्वेंट। इसके बाद वो लोग एक दूसरी जगह पे बात करने के लिए जाते हैं। फिनोरा बोलती है कि मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। इस पर जे बोलता है कि हाँ जरूर, 2 महीने पहले कुछ अनडेड ने इस शहर में तबाही मचा दिया था। फिलहाल तो हम लोग उस दिन 6 अनडेड को ही पकड़ पाए थे और नेक्रोमेंसर के जरिए मेंटेनेंस के लिए रखा गया है। जोहान, जो कि उस सर्वेंट का नाम था, वो बोलता है हैं? ये कैसे? जिस नेक्रोमेंसर ने उन्हें जिंदा किया उसे लेकर आओ, कोई दूसरा नेक्रोमेंसर उन्हें मेंटेन नहीं कर सकता है। इस पर जे बोलता है कि हम उस नेक्रोमेंसर को नहीं जानते हैं। ये सुनकर फिनोरा बोलती है कि तुम नेक्रोमेंसर के बारे में कितना जानते हो। पर जैब बोलता है यही कि मरे हुए इंसानों को दोबारा से जिंदा किया जाता है और इसमें पेशेंट का परमिशन भी होना चाहिए। फिनोरा बोलती है कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नेक्रोमेंसर एक स्ट्रे है। स्ट्रे का मतलब ये है कि ये नेक्रोमेंसर ठीक ऐसा है जैसे कि कोई भी परमिशन के बिना उन लोगों को जिंदा किया गया है। इसमें पेशेंट को पता नहीं लगता कि वो जिंदा है या फिर मर गया है, लेकिन इसमें नेक्रोमेंसर का रिस्क होता है। जो सुनकर जे बोलता है रिस्क? कैसा रिस्क? फिनोरा बोलती है कि छोड़ो ये सब, अभी के लिए ये सिर्फ हमारा इमेजिनेशन है। अभी के लिए जिसके ऊपर हमें काम करना है वो करना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ जेफ एंकर की वाइफ के बारे में जानते हैं। जेफ की बीवी 1 साल पहले ही गुजर गई थी और उसे उसके घर वालों से नेक्रोमेंसर की परमिशन नहीं मिला था। रास्ते में जेफ अपने फ्रेंड से बोलता है कि मैं उससे प्यार करता था, नेक्रोमेंसर की वजह से वो एक वाहियात इंसान में बदल सकती थी, जो कि मैं एकदम से नहीं चाहता हूँ। इसके बाद ही हम सीन चेंज होके एक लड़की को उसके हस्बैंड के लिए रोते हुए देखते हैं। उसके पीछे एक आदमी आके उससे पूछता है कितने दिन हुए हैं तुम्हारे हस्बैंड को यहाँ मरे हुए और तुम यहाँ पे रोज आती हो। इस पर वो लड़की रोते रोते बोलती है कि हाँ, कि मेरे हस्बैंड का 2 महीना हो गया है। इस पर वो आदमी बोलता है कि तुम नेक्रोमेंसर के जरिए फिर से अपने हस्बैंड को दोबारा से जिंदा क्यों नहीं कर लेती। वो लड़की बोलती है कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ही महंगा है। तब वो आदमी बोलता है कि चिंता मत करो, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम तुम्हारे हस्बैंड को फिर से दोबारा देख पाओगी। इधर जेब इन लोगों को एक ऐसी जगह
पे ले आता है जहाँ पर एक समय में 21 अनडेड को पाया गया था। 21 का नाम सुनते ही जोहान तो घबरा जाता है। जेफ बोलता है कि डेड पर्सन को अनडेड करना नेचर के खिलाफ होता है, इससे ये लोग एक क्रिएचर बन जाते हैं। इस पर जोहान बोलता है कि अगर तुम फिनोरा के गुड साइड पर रहना चाहते हो तो इन लोगों को क्रिएचर बोलना बंद कर दो, क्योंकि फिनोरा नेक्रोमेंसी को लेकर बहुत सीरियस होती है। तब जेफ बोलता है कि मिस क्रिस्टोफर हम इस जगह पर बाद में आएंगे। तब फिनोरा कहती है कि रुको, मैं इस लाइट के जरिए सभी अनडेड पर्सन को यहाँ पर बुलाऊंगी। इस पर जेफ बोलता है लेकिन कैसे, ये लाइट तो बुझा हुआ है। इस पर फिनोरा क्रिस्टोफर बोलती है कि जो भी अनडेड पर्सन हमारे आसपास है वो लोग इस लाइट को एक लाइट हाउस की तरह जलते हुए देख पा रहा है। कि तभी बोलते ही बोलते यहाँ पे बहुत सारे अनडेड पर्सन आ जाते हैं। ये सब देख के जोहान चिल्लाता है, फिनोरा क्रिस्टोफर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो बहुत सारे अनडेड्स हैं। ये देखकर तो फिनोरा भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मुझे ये उम्मीद नहीं था कि इतने सारे एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे, ये तो 21 से भी एकदम से ही बहुत ज्यादा है। कि तभी वो अनडेड खिड़की के शीशों को तोड़कर अंदर आ जाता है। तब जोहान सभी को अपनी तरफ खींच के उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। फिनोरा बोलती है कि जोहान को हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेला ही सबको संभाल लेगा। धीरे धीरे करके जोहान सभी अनडेड को खत्म कर रहा था। फिनोरा जेफ को बोलती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा अनडेड मौजूद है, हमें जल्दी से जल्दी इनके नेक्रोमेंसर का पता करना होगा। यहाँ जोहान एक लास्ट अनडेड को खत्म करके उन दोनों के सामने आते हैं। मिस क्रिस्टोफर जोहान को बधाई देते हुए बोलती है, वेल डन। फिर फिनोरा एक अनडेड पर्सन को देखता है, इन पर तो काफी बेकार नेक्रोमेंसी किया गया है। उससे नेक्रोमेंसर का इरादा नहीं था कि वो इन लोगों को जिंदा करे, वो बस इनका फैमिलियर्स है। इसके बाद फिनोरा नेक्रोमेंसर के 3 स्टेप्स को बोलती है। इसमें एक है एटोनोमी, जिसमें अनडेड पर्सन का खुद का ही माइंड में कंट्रोल होता है। इसमें दूसरा है माइंड कंट्रोल, जिसमें अनडेड पर्सन खुद के दिमाग का मालिक तो होता है, लेकिन नेक्रोमेंसर उनके मन में एक गोल सेट कर देता है। और एकदम लास्ट में है डोमिनेशन, जिसमें नेक्रोमेंसर पेशेंट को अपने ही वश में ले लेता है। फिनोरा थोड़ी देर सोचती है कि आखिर इन लोगों को जिंदा करके क्या हो रहा है, उस नेक्रोमेंसर का असल मकसद क्या है। बात ही बात में जेफ का वो फ्रेंड नोटिस करता है कि सभी का ही बाल लाल कलर का है। ये चीज नोटिस करके फिनोरा बोलती है, तुम्हारा बात तो एकदम सही है, क्योंकि एक नेक्रोमेंसर के लुक्स को ट्रीट करना बहुत ही आसान होता है। इसके बाद जेफ बोलता है कि हमें पता करना पड़ेगा कि वो अनडेड पर्सन आखिर में आ कहां से रहा है। इसके बाद ही वो लोग बाहर आते हुए अनडेड के फुटप्रिंट्स को देखते हैं, और उसी के सहारे आगे जाते हुए वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग को नोटिस करते हैं। और उसी बिल्डिंग के ऊपर से वो नेक्रोमेंसर उन लोगों को बखूबी से देख रहा था। वो लोग के वहां आते ही जोहान सब कुछ चेक कर रहा था, और उस जगह से बहुत ही बदबू भी आ रहा था। कि तभी जेफ नोटिस करता है कि जोहान के पीछे कोई है। ये तो एक बहुत ही बड़ा अनडेड है, जो कि जोहान को एक ही मुक्के से दूर गिरा देता है। उसको गोली मारने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी बिल्डिंग से एक लेडी अनडेड बाहर आके मिस क्रिस्टोफर को बोलती है, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी बहुत ही खूबसूरत हो, मेरे यहाँ पे तुम लोगों का स्वागत है। जेफ गुस्से से बोलता है, तो क्या तुम ही हो वो नेक्रोमेंसर? तब फिनोरा बोलती है कि नहीं, ये तो एक मैनुअल अनडेड है, जो कि वो नेक्रोमेंसर उसे यूज कर रहा है। वो लेडी अनडेड बोलती है कि अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को बाहर फेंके, चुपचाप मेरे कहने से अंदर आ जाओ, और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे खून खराबा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों, मैं ठीक नहीं बोला? जेफ एंकर। जेफ भी ये सुनकर तो हैरान हो जाता है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो लेडी अनडेड यानी कि वो नेक्रोमेंसर मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे सब कुछ ही पता है। अपने बीवी को खो देना बहुत ही दुख की बात होती है, लेकिन चिंता मत करो, नेक्रोमेंसी की मदद से अब कोई भी किसी से दूर नहीं जा पाएगा। इसके बाद जेफ फिर से अपनी आंखों से अपनी बीवी को देख पा रहा था। जेफ बोलता है कि तुमने ये क्या कर दिया? भाई लोग, मुझे तो लगता है कि ये जो अनडेड लड़की है, शायद से ये वही उस दिन वाली कब्र वाली लड़की थी। कि तभी वो बड़ा सा अनडेड जोहान के गले को पकड़कर काट देता है, और ये देख के तो फिनोरा भी बहुत ही बेचैन हो गया था। ये देखकर वो अनडेड लेडी बोलती है कि मुझे पता ही था कि ये तुम्हारा बहुत ही खास है, लेकिन तुम चिंता मत करो, नेक्रोमेंसी से ये भी ठीक हो जाएगा, तुम दोनों बस मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद ही वो दोनों उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। इधर जोहान को मार के वो अनडेड पर्सन उसे अंदर ले जाता है। इधर जेफ और फिनोरा अंदर जाते ही देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे अनडेड पर्सन है, और दूर उस टेबल पे नेक्रोमेंसर बैठा हुआ था। नेक्रोमेंसर उन दोनों को बोलता है कि आओ बैठो, थोड़ा खाना पीना करो। जेफ चिल्लाकर बोलता है कि बाहर हमने और भी लोगों को देखा है, क्या वो सभी लोग भी अनडेड हैं? इस पर वो नेक्रोमेंसर बोलता है, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर सभी लोग ही अनडेड्स हैं। जिस पर जेफ बोलता है कि तुम एक नहीं बल्कि एक के साथ और भी क्राइम किए हो, लेकिन एक बात, इतनी सारी नेक्रोमेंसी से तो बहुत सारी एनर्जी लॉस हुआ होगा, तो तुम अकेले तो ये काम नहीं कर सकते हो, तो बताओ कि और कौन कौन है तुम्हारे साथ? ये सुनकर फिनोरा बोलती है कि नहीं जेफ, ये पॉसिबल है, मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करके उन लोगों को मेंटेन करने के लिए उनका खुद का एनर्जी लगता है, लेकिन
मैंने इन अनडेड्स के अंदर उतने सारे पावर्स नहीं देखे हैं। इनके तरह ही नेक्रोमेंसर इन लोगों को कम पावर्स के साथ ही जिंदा करते हैं। तब नेक्रोमेंसर बोलता है, अरे वाह, तुम तो एकदम सही हो, तुम तो नेक्रोमेंसी के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जेफ बोलता है कि तुम्हारा बकवास बंद करो, ये बताओ कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, आखिर में तुम्हारा इन सब का मकसद क्या है। नेक्रोमेंसर बोलता है कि मकसद ये तो फिनोरा क्रिस्टोफर है, मुझे उसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी लगती है। असल में जेफ, मेरी भी बीवी तुम्हारे ही बीवी की तरह 1 साल पहले ही गुजर गया था। वो बहुत ही सुंदर थी और लाल बालों वाली थी, लेकिन मैं तो एक नेक्रोमेंसर हूँ, अगर वो गुजर भी गया तो क्या हुआ, मैं फिर से उसे जिंदा करूंगा। लेकिन उस रात मेरा पूरा घर जलने की वजह से मेरी बीवी का पूरा स्किन ही जल गया था। मैं नेक्रोमेंसी से उसे जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन उसकी सुंदरता को मैं वापस नहीं ला पाया हूँ, इसीलिए मैं फिनोरा क्रिस्टोफर की सुंदरता को उसकी स्किन की जगह पर अटैच कर दूंगा। फिनोरा की सुंदरता तो बहुत ही लाजवाब है, वो मुझे बहुत ही पसंद आई। आगे भी मैं बहुत सारी लड़की को देखा था, लेकिन फिनोरा के सामने वो लोग कुछ भी नहीं थे। तुम्हारी बातों को भी समझकर मुझको लग रहा है कि तुम भी एक नेक्रोमेंसर हो, लेकिन तुम जो भी हो अभी तुम मेरे जाल में फंस गई हो और इसी वक्त तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं मेरे अनडेड के फुटप्रिंट की मदद से ही तुम्हें यहाँ पर बुला पाया हूँ। ये सुनकर फिनोरा खड़ी होती है। नेक्रोमेंसर बोलता है कि कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। फिनोरा बोलती है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मैं नेक्रोमेंसर होने के साथ साथ एक कैटाबॉलिक विच भी हूँ। ये जानकर तो जेफ शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार अपनी आंखों से एक विच को सामने से देख रहा है। कि तभी वो नेक्रोमेंसर बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मैं मेरे महल में एक विच को कैसे बुला सकता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि ये मुझे मुश्किल से ही हासिल करना पड़ेगा। मैं जोहान की बॉडी को जलाकर राख कर दूंगा, इससे तुम जोहान को कभी नहीं देख पाओगी। फिनोरा बोलती है कि तुम्हारा जैसा इच्छा तुम वैसा ही करो, जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर दूंगी मैं नहीं रुकूंगी। तब वो नेक्रोमेंसर बोलता है कि अच्छा, फिर तो मुझे बहुत ही खतरनाक फोर्स को लगाना ही पड़ेगा। फिर वो नेक्रोमेंसर पहले से भी बहुत ही बड़े बड़े अनडेड क्रिएचर्स को बुलाता है। मुझे पता ही था कि ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, इसीलिए मैं पहले से ही अनडेड क्रिएचर्स के कॉम्बैट मॉडल्स को तैयार करके रखा था। ये देखकर फिनोरा गुस्सा होकर बोलती है, तुम इस दुनिया के सबसे घटिया पर्सन होने के साथ ही साथ एक घटिया नेक्रोमेंसर भी हो। मुझे नहीं पता कि तुम इन लोगों के साथ क्या करोगे, लेकिन तुम इन कॉम्बैट सोल्जर्स को लेकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। पर नेक्रोमेंसर बोलता है कि तुम अभी भी मजाक कर रही हो ना, जिस पर फिनोरा बोलती है कि तुम देखते जाओ कि कौन असली है और कौन मजाक है। इसके बाद फिनोरा अपने स्पेशल मैजिक को यूज करती है और उस नेक्रोमेंसर की तरह उससे भी बहुत बड़े बड़े अनडेड क्रिएचर्स को बाहर बुलाती है। फिनोरा बोलती है कि तुम्हें क्या लगा, क्या मेरा कोई अनडेड कॉम्बैट मॉडल नहीं है। इन लोगों के अंदर अनडेड पावर के साथ ही साथ विच का पावर भी मौजूद है। इन लोगों का नाम है डेथ नाइट। अभी तुम्हारा क्या होगा, तुम तो मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगे। कि तभी फिनोरा बोलती है अटैक। तभी वो डेड नाइट एक ही बारी में शुरू हो जाता है। मिनटों में ही डेड नाइट्स उसी नेक्रोमेंसर के नाइट्स को खत्म कर देता है। हर जगह लाश ही लाश और खून ही खून पड़ा था। कि उसी टाइम वो नेक्रोमेंसर भाग के अपनी लवर के पास आता है। क्या उस लड़की को एक विच ही होना था, वो मेरे प्लान को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती है। कि तभी पीछे से जोहान बोलता है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारा वो ब्यूटी वाली बातें कहाँ पर गया। ये देख के नेक्रोमेंसर बोलता है कि इम्पॉसिबल, आखिर तुम जिंदा कैसे हो, कहीं उस विच ने तो तुम्हें जिंदा नहीं किया। जोहान बोलता है, कम ऑन, मैं भी तो एक अनडेड ही हूँ। हाँ, मुझे पता है कि एक अनडेड को मारने के बाद एक नेक्रोमेंसर ही उसे जिंदा कर सकता है, लेकिन मैं एक विच का अनडेड हूँ। मुझे क्रिस्टोफर जब चाहे जहाँ से भी चाहे जिंदा कर सकती है। ये सुनकर नेक्रोमेंसर उस पे गोली चलाने लगता है, लेकिन जोहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जोहान बोलता है कि गोली मारने से तो मुझसे खून तो निकलेगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। फिनोरा क्रिस्टोफर के अलावा मुझे और कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। तुमने फिनोरा क्रिस्टोफर को गुस्सा दिलाया है तो तुम्हारा मरना तो तय है। कि तभी वो नेक्रोमेंसर बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं अगर मर जाऊंगा तो उन अनडेड को मेंटेन कौन करेगा। जोहान बोलता है कि उसका हिसाब किताब बाद में क्रिस्टोफर कर लेगी, पर अभी के लिए मैं तुम्हारा हिसाब किताब करूंगा। ये देखकर नेक्रोमेंसर बोलता है नहीं। इसके बाद ही वहाँ क्रिस्टोफर और जेफ आता है। जोहान ने तो यहाँ पर नेक्रोमेंसर की बुरी हालत कर दी थी। जेफ बोलता है, जोहान तुम अभी भी जिंदा हो। जोहान बोलता है कि वो बात मैं तुम्हारे साथ बाद में कर लूंगा, लेकिन पहले क्रिस्टोफर, ये नेक्रोमेंसर अभी भी जिंदा है, तुम इसके साथ क्या करोगी ये तुम ही डिसाइड करो। फिनोरा बोलती है कि तुम उन अनडेड पर्सन को पूरी तरह से खत्म कर दो और इस नेक्रोमेंसर के जीने का तो कोई हक नहीं है। कि तभी फिनोरा उसी नेक्रोमेंसर की गन को लेकर जेफ के सामने ही उसको मौत के घाट उतार देती है। भाई लोग, इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। और अगर आपको इसका अगला पार्ट भी देखना है तो लाइक एंड कमेंट्स करके जरूर बताना।